वेलकम टू तेज सिविल्स। मेरा नाम है दिनेश टेकवानी और आज हम अपने सिलेबस का या फिर मैं कहूँ कि जो करंट अफेयर्स में चीज़ चल रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा बजट आया है उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जब आरपीएससी ने सिलेबस अभी चेंज किया है तो उसके बाद प्रीलिम्स के आरएस के सिलेबस में स्पेसिफिकली लिख दिया है रिसेंट बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले भी रिसेंट बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था। आपने अगर लास्ट मेंस देखा होगा आरएएस का तो 3 सवाल डायरेक्टली बजट से पूछे गए थे कि इस रिसेंट बजट के अंदर एमएसएमईज के लिए क्या किया गया है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए क्या किया गया। इस तरह के 2 से 3 सवाल हमें डायरेक्टली देखने को मिले थे बजट से। ठीक है, ये वाली क्लास चाहे आप आरएएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, पीएसआई की तैयारी कर रहे हो या आरएएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, और इवन अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हो ना, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का अभी अगले 10-15 दिन में 20 दिन में इंटरव्यू है उनके लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपसे ओपिनियन पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है कि इस सेक्टर के लिए बजट में क्या प्रोविजन किए गए हैं, क्या ये ठीक है, क्या ये और क्या होना चाहिए था। इस तरह की चीजें आपसे इंटरव्यू में ही पूछ सकते हैं। तो ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास में हम फ्लो कैसे चलाएंगे, सबसे पहले मैं बहुत ही ब्रीफली बजट का जो बेसिक्स है वो डिस्कस कर लूंगा। ऑल्दो हम क्लासेस में पूरा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ 2 या 3 मिनट में हम ये बेसिक डिस्कस कर लेंगे एक ही स्लाइड में। फिर उसके बाद हम जो डेटा वाला पार्ट है हमारे बजट का, यानी कि कितने रुपए का बजट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, डेफिसिट्स कितने हैं, खर्चा कहाँ कहाँ पर हो रहा है, ये सब चीज़ों में आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा डेटा आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से वो डेटा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेक्टर वाइज बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए क्या किया, एनर्जी के लिए क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया, सर्विस सेक्टर के लिए क्या किया, सोशल सेक्टर जो है हमारा उसके लिए क्या किया, फिजिकल सेक्टर के लिए क्या किया, और बाकी कुछ छोटी मोटी 1-2 बातें उन सेक्टर्स के लिए क्या किया। इस तरह से हमारा पूरा बजट कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि एक क्लास के अंदर ही इसको हम कंप्लीट कर लें, लेकिन फिर भी अगर समय ज़्यादा लगा तो हो सकता है कि हम 2 क्लासेस में इसको कंप्लीट कर लें, तो पार्ट 2 का वीडियो भी उसी हिसाब से जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ बजट। हम बार बार बोलते हैं बजट, लेकिन आप सभी को पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम लिखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। वो आपका बेसिकली बजट का आधार है संविधान के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए आर्टिकल 202 के अंदर दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि अभी हम यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं इसलिए आर्टिकल 112 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे कोई पूछ ले कि भाई बजट जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक कार्य का विभाग, यूपीएससी इससे कुछ सालों पहले सवाल पूछ भी चुका है। ठीक है, कि बजट कौन सा डिपार्टमेंट तैयार करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये बजट आपका तैयार करता है। अब इसके बाद जब आपने देखा होगा और अभी आप टेलीग्राम वगैरह पे देख रहे होंगे, या फिर अगर आपने बजट की वेबसाइट खोली है, मुझे पता है कि मुश्किल से 1% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंडियन बजट की वेबसाइट खोल के देखा होगा कि क्या क्या आता है, और कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वित्त मंत्री जी को लाइव सुना होगा, जबकि मैंने आपको पहले कहा भी था कि प्लीज आप लाइव सुन लेना। लेकिन बहुत कम, और यहाँ तक कि तेज सिविल्स ने लाइव भी अपने चैनल अपने यूट्यूब पे चलाया था, लेकिन फिर भी बहुत कम लोगों ने उसे देखा होगा। तो मैं बता देता हूँ कि जब हमारा बजट आता है तो कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं आता है, बजट के साथ 7-8 तरह के डॉक्यूमेंट आते हैं। ठीक है, तो अब इन सभी डॉक्यूमेंट्स की बेसिक जानकारी और ये कहाँ पे लिखा हुआ है उस बजट डॉक्यूमेंट के बारे में, वो आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आर्टिकल 112 वही चीज जिसमें आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, कहां पे कितना क्या खर्चा हो रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, वो सब चीजें पहला पार्ट बजट का। दूसरी चीज अलग से डॉक्यूमेंट आता है डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो कि आर्टिकल 113 जो आपके संविधान का है। जब आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपने आर्टिकल नंबर 110 से लेकर 117 तक पढ़ा होगा, धन विधेयक, वित्त विधेयक, इन सब के बारे में। तो वहां पर आर्टिकल 113 के अंदर क्या है, आपका अनुदानों की मांग के बारे में बात है, जहां पर अलग अलग जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनको कितना पैसा मिल रहा है, ये सब भारत की संचित निधि से जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो भी खर्चा हो रहा है वो सब क्या दिखाया जाएगा, डिमांड फॉर ग्रांट्स में दिखाया जाएगा। फिर इसके बाद आर्टिकल 110 यानी कि जो हमारा
मनी बिल होता है या फिर जिसे हम कहते हैं कि फाइनेंस बिल का एक पार्ट है मनी बिल, तो वो आपका आर्टिकल 110 वाला जो फाइनेंस बिल है वो आपके बजट के साथ आता है, ठीक है, जिसके अंदर आय पक्ष को वैध बनाया जाता है। कौन कौन से कर संबंधी प्रस्ताव हैं, अगर कोई चेंजेस हैं कि इनकम टैक्स में कोई चेंज हो रहा है या फिर कोई और टैक्सेस में कोई चेंज हो रहा है, तो वो सब यहाँ पे आते हैं। फिर उसके बाद एक आता है विनियोग विधेयक, ठीक है। विनियोग विधेयक आर्टिकल 114 के तहत होता है कि भारत की संचित निधि से धन निकासी को यह अधिकृत करता है, ठीक है। जो अनुदानों की मांग है ना, वो अलग अलग डिपार्टमेंट का उसमें विवरण रहता है और उसी विवरण का जो आपका संचित निधि से धन निकाला जाएगा ना तब, तो उसके लिए विनियोग विधेयक रहता है, उसका अगला स्टेप रहता है। फिर उसके बाद आप सभी लोगों को मैंने क्लास में एक एक्ट पढ़ाया था, FRBM एक्ट 2003। उसको पढ़ाते टाइम मैंने आपको ये बात बताई थी कि FRBM एक्ट 2003 जो कि आपके राजकोषीय अनुशासन को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी, उस एक्ट के तहत कुछ दस्तावेज हैं जो कि बजट डॉक्यूमेंट के साथ जारी किए जाते हैं। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इससे सवाल पूछ लिया है कि FRBM एक्ट के तहत इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो बजट के साथ जारी किया जाता है। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि RAS में या फिर SI के अंदर ये सवाल वापस से पूछ लिया जाए। तो FRBM एक्ट के तहत जो आपके पास डॉक्यूमेंट सामने आते हैं उसमें पहला है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। आपको बहुत डिटेल में जरूरत नहीं है कि स्टेटमेंट में क्या होता है क्या नहीं होता, नाम भी याद कर लोगे मोर देन इनफ। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट के अंदर आपकी इकोनॉमी की जो मैक्रो, जैसे मैक्रो पढ़ाया था ना मैंने, जो आपकी मैक्रो इकोनॉमी की सिचुएशन है जो आपके बजट के बाद होने वाली है, उन सब के बारे में होता है। फिर दूसरा है आपका मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट और फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, ठीक है। इन सब के अंदर भी फिजिकल पॉलिसी का क्या इफेक्ट होगा, क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं, वो सारी बातें होती हैं, ठीक है। आपको सिर्फ नाम याद करना है। चौथा आपका मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। ये 4 डॉक्यूमेंट जो हैं वो FRBM एक्ट के माध्यम से आते हैं। सवाल ऐसे बन सकता है कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट की जो वैलिडिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। दूसरा सवाल बन सकता है कि FRBM एक्ट से कौन कौन सी चीजें आई हुई हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं, जैसे कि बजट एट अ ग्लांस, एक्सपेंडिचर बजट वॉल्यूम 2, रिसिप्ट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, बजट हाइलाइट्स एंड सो ऑन, जो कि आपने टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड होती हुई अभी काफी देखी होंगी कि ये बजट हाइलाइट्स हैं, ये बजट एट अ ग्लांस है, वो सब जो है वो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली निकाले हैं। तो इन सभी डॉक्यूमेंट से इंपॉर्टेंट चीजें लेते हुए मैंने ये PPT प्रिपेयर करी है। तो आफ्टर क्लास आपको ये PPT टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, जहां तक कि जो इकोनॉमी की बुक वाली बात है वो मैंने इसलिए होल्ड की थी कि एक बार बजट और सर्वे आ जाए तो उसको हम क्या कर लें, इंक्लूड कर लें अपनी बुक के अंदर, जिससे कि हमारी बुक जो है अपडेटेड हो। तो अब ये आ चुके हैं, तो अगले कुछ दिनों में आपके पास इकोनॉमी की बुक भी आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं बजट को पढ़ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा आंकड़ों वाला भाग है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा बजट है, उस बजट का साइज क्या है, 53.47 लाख करोड़। ये सारा डेटा लाख करोड़ के अंदर है, यानी जो ओवरऑल जो बजट है हमारा उसका साइज, उसका डेटा आपको याद होना चाहिए। 53.47 लाख करोड़ रुपीस का हमारा बजट है। अब इस स्लाइड में हर एक डेटा याद नहीं करना आपको, मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि ये डेटा आपको याद करना है, ठीक है। पहली चीज, आपको बजट साइज पता होना चाहिए। बजट साइज मतलब कितना पैसा आ रहा है और जा रहा है, वो हमेशा क्या रहेगा आपके बजट में, इक्वल रहेगा। आपको समझाया है मैंने कि बजट डेफिसिट, बजट घाटा हमेशा 0 होता है। टोटल जो इनकम है और टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो हमेशा क्या रहेंगे, बजट में इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो 53.47 लाख टोटल पैसा आ रहा है, उतना ही पैसा खर्च करने का इसमें अनुमान लगाया गया है। तो अभी 53.47 लाख पैसा कहां से आ रहा है, तो आपको मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स दोनों का डिफरेंस बताया हुआ है। कैपिटल रिसिप्ट्स कितना है, 18.14 लाख, 18.14 लाख करोड़। ये दूसरा डेटा है जो आपको याद रखना है। टोटल 53.47 लाख, उसमें से 18.14 लाख हमारा क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स है। इसके अलावा इस कैपिटल रिसिप्ट में डेप्ट से पैसा आ रहा है, ये डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। स्मॉल सेविंग से आ रहा है, मार्केट लोन से आ रहा है, ये सब अगर आपने बेसिक मेरे पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें हमारी शामिल होती हैं। फिर इसके अलावा एक नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है 1.18 लाख करोड़ रुपीस की, ठीक है। तो आपको ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे टैक्सेस से, रेवेन्यू से कहां से पैसा आ रहा है। तो देखो टोटल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू तो 44.04 लाख करोड़ रुपीस है, लेकिन आपको पता होगा कि फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जो है वो शेयरिंग की जाती है। तो इसमें से 15.26 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है, फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट से बांट दिए जाते हैं। और इसके अलावा 0.11 लाख करोड़ रुपए अब अलग से हम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के अंदर डालते हैं। ये भी फाइनेंस कमीशन 15 की सिफारिश के बाद हम करने लगे हैं। इसके अलावा ये टैक्स वाला पैसा कहां से आ रहा है, तो जब हम आगे वो पढ़ेंगे ना कि रुपया कहां से आता है, उसमें भी हम याद कर लेंगे। अभी इन नंबर याद कर लेते हैं, वहां पे हम इन परसेंटेज याद कर लेंगे। इन नंबर आप देखो, सबसे बड़ा पैसा कहां से आ रहा है आपका, सबसे बड़ा पैसा जो आ रहा है आपका इनकम टैक्स से आ रहा है। 14.66 लाख करोड़, नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज में आपको थोड़ी देर बाद याद करवाऊंगा। फिर सेकंड नंबर पे कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है, थर्ड नंबर पे जीएसटी से आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप मेजर आइटम देख सकते हैं, आपसे प्रीलिम्स के अंदर बड़े से छोटे में जमवा सकता है। अभी हम आगे रुपी कम फ्रॉम में भी इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो डेटा फिलहाल अभी इसमें आपको इतना सा याद रखना है, कुल बजट साइज, कैपिटल रिसीप्ट, बाकी सब आपको एक बार सिर्फ देखना है क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया टैक्स रेवेन्यू 28.67, नेट टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा स्टेट वगैरह को बांटने के बाद। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यूज के अंदर आपके पास 6.66 लाख करोड़ रुपीस का होगा, जिसमें इंटरेस्ट रिसीप्ट्स, डिविडेंड्स, अदर्स रहेंगे। इसको भी अगर आप डेटा याद नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके सर, अब हम देखते हैं खर्चा कहां पे हो रहा है सर। अब खर्चा भी आपको पता है कि दो तरीके से हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन इस स्लाइड के अंदर खर्चे को आपको स्कीम एक्सपेंडिचर और अदर एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। बाकी हम रेवेन्यू कैपिटल भी देख लेंगे। स्कीम एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो 23.21 लाख करोड़ रुपीस हो रहा है, ये डेटा भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको देखना है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 17.72 लाख रुपीस जो है खर्चा हो रहा है। जनरल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस, सब्सिडीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये डेटा आपको फिर से याद रखना है। देखो पीएसआई वालों के सिलेबस में स्पेसिफिकली सब्सिडीज मेंशन्ड है, आरएएस के सिलेबस में हटा तो दिया गया है, लेकिन आपको मैंने समझाया था रिसोर्स मोबिलाइजेशन के अंदर ये टॉपिक अभी भी इंपॉर्टेंट है। सब्सिडीज पे टोटल खर्चा हो रहा है 4.55 लाख करोड़, जिसमें आपके फूड सब्सिडी पे सबसे ज्यादा 2.28 लाख करोड़ रुपीस। ये डेटा आपको जरूर से याद रखना है, एग्जाम में पहले फर्टिलाइजर सब्सिडी वाला डेटा वो लोग पूछ चुके हैं। फूड का 2.28 लाख करोड़ रुपीस, फर्टिलाइजर का 1.71 लाख करोड़ रुपीस, ये दोनों डेटा आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो 2.28 लाख फॉर फूड एंड 1.71 फॉर फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। इसके अलावा बाकी आपको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। टोटल सब्सिडी पे खर्च कितना, 4.55 लाख करोड़, जिसमें से खाद्य सब्सिडी पे 2.28 लाख करोड़ और आपके उर्वरक सब्सिडी पे 1.71 लाख करोड़, ये डेटा आपको याद रखना है। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 5.49 लाख करोड़ रुपीस खर्च हो रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हम देखते हैं ट्रांसफर्स कौन कौन से हो रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट पे, अदर स्टेट पे, फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन, तो इसको आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इस स्लाइड में मेजरली आपको बजट साइज, कैपिटल रिसीप्ट्स, नेट टैक्स रिसीप्ट्स नहीं, ये बेटा दो, नेट टैक्स रिसीप्ट को भी याद करने की जरूरत नहीं है, और आपका जो खर्चे में सब्सिडी वाला खर्चा हो रहा है इसको आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी सारे डेटा को एक बार बस गो थ्रू कर लेना है कि जैसे पैसा आ रहा है तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है। खैर ये वाली चीज है भाई, हम आगे फिर से भी कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, अब हम देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए कि इससे पीएसआई आरएस के एग्जाम में एक सवाल आने की 99% संभावना है इस स्लाइड से, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये आपका पूरे बजट का डेटा है, ठीक है। इसमें से भी कौन कौन सा डेटा याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले ऊपर समझ लो, ऊपर क्या है। सबसे पहले ऊपर 2024-25 का एक्चुअल वास्तविक डेटा है। क्यों? क्योंकि 31 मार्च 2025 जा चुकी है, जिसको लेकर अब हमारे पास वास्तविक डेटा है। दूसरा डेटा है 2025-26 का बजट एस्टिमेट। आप बोलोगे सर बजट एस्टिमेट 25-26 का ये क्यों है? ये इसलिए है दोस्तों, अभी 2025-26 खत्म नहीं हुआ है, 31 मार्च को खत्म होगा, तो अभी तो चल रहा है जनवरी फरवरी, तो आप फाइनल रिजल्ट पे तो अभी पहुंच ही नहीं सकते। तो अभी आप क्या बताओगे? अभी आप बजट एस्टिमेट यानी कि जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वो आप बताओगे, और जो बजट एस्टिमेट बजट देते टाइम दिया था हमने वो बताया जा रहा है। यानी यहां पर तो क्या है, लास्ट ईयर जब बजट आया था तो हमने ये एस्टिमेट लगाए थे, और अब वर्तमान में जब हम
जनवरी पूरा कर चुके हैं, तो अब हमें क्या लग रहा है कि इसमें से कितनी चीजें एक्चुअल में होने वाली हैं। जैसे कि मान लो पहले जब बजट आया था तो उन्होंने बोला था रेवेन्यू रिसीप्ट्स 3.42 लाख करोड़ रुपीस होंगी, लेकिन जब जनवरी आ गया तो उन्हें फील हुआ नहीं सर इतना नहीं हो पाएगा, 3.34 लाख करोड़ रुपीस ही हो पाएगी। तो याद करने के पर्पज से आपको ये याद नहीं करना, ये भी याद नहीं करना, मतलब पूरा डेटा याद नहीं करना, इसमें से कुछ कुछ चीजें ट्रेंड वाली चीजें है ना, केवल वो याद करनी है। आपको मेजर डेटा याद करना है वो ये वाला याद करना है, 2026-27 का जो अनुमान है वो आपको याद करना है, और कुछ कुछ डेटा जो रिवाइज्ड एस्टीमेट 2025-26 के आ चुके हैं वो याद करना होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले रेवेन्यू रिसीप्ट्स 3.53 लाख करोड़ रुपीस याद रखना है, कितना रेवेन्यू रिसीप्ट हमारा हो सकता है, 3.53 लाख करोड़ रुपीस। इसमें आप टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स को भले रहने दो, याद मत करो डेटा को। फिर कैपिटल रिसीप्ट्स हमने पिछली साइड में भी याद किया था 18.14 लाख करोड़ रुपीस, ये भी हमें याद रखना है। इसके अंदर भी बाकी सबको कुछ याद नहीं रखना। टोटल रिसीप्ट्स कितनी हो गई, बराबर 53.47 लाख करोड़। अब आप चाहो तो उसको परसेंटेज में भी देख सकते हो, तो लगभग 1/3 पैसा आपका क्या है, कैपिटल रिसीप्ट्स है, और 2/3 पैसा आपका क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, राजस्व प्राप्तियां हैं। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर भी सर इक्वल रहने वाला है, क्योंकि बजट हमेशा क्या होगा, इक्वल, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीप्ट्स बराबर होंगे। अब एक्सपेंडिचर कहां कहां पर हो रहा है, रेवेन्यू अकाउंट पे जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 41.25 लाख करोड़। ठीक है, यानी रेवेन्यू रिसीप्ट जो हमारी हो रही थी वो 35.33 हो रही थी, और जो खर्चा है वो 41.25 हो रहा है, ये हमें याद रखना है। इसके अंदर आपको ये सब याद नहीं रखना, इंटरेस्ट पेमेंट पे कितना हो रहा है कुछ भी याद नहीं रखना, कैपिटल पे कितना खर्चा हो रहा है ये आपको अच्छे से याद रखना है, वो है 12.21 लाख करोड़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है बार 12.21 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लासेस में समझाया था मैंने आपको। पूंजीगत खर्चा मतलब ऐसा खर्चा जो कि आपको क्या बोलते हैं, संपत्ति बना के दे रहा है, जो आपको कमा के देगा, इसलिए खर्चा क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस उसमें वो खर्चा और जोड़ देंगे जो कि आपका उस पे क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ 12 एंड 13, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स को आपने ऐसा ग्रांट दिया है जिससे कि उन्होंने कोई परिसंपत्ति बनाई है, उस खर्चे को भी हम जोड़ देंगे, तो वो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका। ठीक है, डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सारे डेफिसिट का डेटा और परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा, याद करो क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, और राजस्व खर्चे का अंतर, राजस्व खर्चा माइनस राजस्व प्राप्ति, यानी कि 10 - 1 राजस्व खर्चा और प्राप्तियां करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5.92 लाख करोड़, और एज एन परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर हम देखें दैट इज 1.5% ऑफ जीडीपी। अब आपको याद होना चाहिए कि एफआरबीएम एक्ट में हमारा टारगेट क्या है और वर्तमान में हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, 1.5% ऑफ जीडीपी। और देखो लास्ट ईयर भी यही था हमारा और अभी भी यही है, उससे पहले 1.7 था, थोड़ा बहुत कम हो रहा है। इसके बाद इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा क्या था, राजस्व घाटे में से वो खर्चा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान दिया है, उसको माइनस कर दो। आई होप ये कंसेप्ट आप समझ रहे हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अनुदान देती है तो वो राजस्व खर्चा होता है, लेकिन उसमें से वो वाला पार्ट, वो अनुदान का वो पार्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई नई परिसंपत्ति बना रही है, तो वो खर्चा इफेक्टिवली क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कोई परिसंपत्ति बन रही है। बस डिफरेंस इतना सा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से वो ग्रांट के रूप में निकल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट उसका यूज परिसंपत्ति बनाने में कर रही है। ठीक है, तो इसलिए दो नए कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो डेफिसिट के टाइम तो हम माइनस कर देंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हुए उसे हम प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट कितना है भाई, 16.95 लाख करोड़, और परसेंटेज ऑफ जीडीपी में कितना है, 4.3% ऑफ जीडीपी। तो राजस्व घाटा 1.5% ऑफ जीडीपी और राजकोषीय घाटा 4.3% ऑफ जीडीपी। लास्ट ईयर ये 4.4 था, उससे पहले 4.8 था। ठीक है, प्राथमिक घाटा याद होगा, प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है, जो राजकोषीय घाटा है उसमें से आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो। क्यों भाई, इंटरेस्ट पेमेंट जो हम कर रहे हैं, जो ब्याज भुगतान कर रहे हैं, वो तो पहले के लिए भी लोनों का भुगतान है भाई, उसको हटा दो, हमें केवल करंट ईयर का देखना है। तो
प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना है 0.7%, ये भी आपको याद रखना है। तो इस स्लाइड में क्या क्या याद रखना है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स कितने हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स कितने हैं, टोटल रिसीप्ट्स कितने हैं, टोटल एक्सपेंडिचर हमें याद ही है, रेवेन्यू अकाउंट से कितना पैसा आ रहा है, कैपिटल अकाउंट से कितना पैसा आ रहा है 12.21 लाख करोड़। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर याद नहीं रखना, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट हमें याद होना चाहिए इन नंबर इन परसेंटेज। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अगर हमें इन परसेंटेज भी पता है तो बहुत है, 0.3%। फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा इन नंबर 16.95 लाख करोड़, इन परसेंटेज 4.3%। प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा 2.91 लाख करोड़ और इन परसेंटेज 0.7%। ये सब आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आपको सबसे पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है ये घाटा, क्या फॉर्मूला है, फिर इसका डेटा याद होना चाहिए। दोनों जगह से सवाल बन सकता है, ठीक है। डेटा को रटना ही पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिकली ऐसे याद कर सकते हो कि अच्छा रेवेन्यू इतना है तो कैपिटल कितना होगा, इस तरीके से मतलब जनरल आपको ट्रेंड तो पता ही है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पैसा कहां कहां से आ रहा है। तो सबसे ज्यादा पैसा हमारा आ रहा है उधार लेने से, 24% पैसा बोरोइंग से आ रहा है। फिर सेकंड नंबर पे आपका इनकम टैक्स है, ठीक है, 21%। थर्ड नंबर पे आपका कॉर्पोरेट टैक्स है 18%, जीएसटी खा गया भाई। फोर्थ नंबर पे आपका जीएसटी है 15%। फिर उसके बाद आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा 10%। टॉप के 5 अवरोही क्रम में याद रखना, परसेंटेज भी याद रखना, ठीक है। पैसा सबसे ज्यादा कहां से आता है, सबसे ज्यादा पैसा उधार लेने से, 24% पैसा बजट में जो आ रहा है वो उधार है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो इनकम टैक्स सरकार हमारे पे लगा रही है 21% पैसा वहां से आता है। थर्ड नंबर पे जो कंपनियों पे हम कॉर्पोरेट टैक्स लगा रहे हैं 18% वहां से आ रहा है, 15% जीएसटी से आ रहा है और 5% आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है। तो पैसा जा कहां पे रहा है, सबसे ज्यादा जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है आपका स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो हम ट्रांसफर्स कर रहे हैं। 41% ऑफ टोटल रेवेन्यू आपका स्टेट गवर्नमेंट्स हो जाता है और टोटल बजट का 22% आपका स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। सेकंड नंबर पे जो खर्चा है वो ब्याज भुगतान, 20%। टोटल खर्चे का 1/5 तो आप केवल पिछले सालों में लिए गए ऋणों का ब्याज का भुगतान कर रहे हो। समझ रहे हो आपकी क्या सिचुएशन है, 1/5 पैसा ब्याज भुगतान, 24% हम जो उधार ले रहे हैं। अब आप देखो सिचुएशन, टोटल जो हमारे पास पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है उसमें 24% उधार ले रहे हैं हम, और जो हम खर्चा कर रहे हैं उसका 20% ब्याज भुगतान कर रहे हैं, यानी हम ब्याज भुगतान करने के लिए उधार ले रहे हैं। सिचुएशन ये है, इसकी टोपी उसके सर, यही चल रहा है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट, थर्ड नंबर पे आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आ जाती हैं, फोर्थ नंबर पे आपका डिफेंस आ जाता है और फिफ्थ नंबर पे आप फाइनेंस कमीशन को मान लो या फिर अदर एक्सपेंडिचर को मान लो। 4 भी याद रखोगे तो बहुत है। तो खर्चे में 4 याद रखने हैं। सबसे ज्यादा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर, सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट, थर्ड नंबर पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सॉरी थर्ड नंबर पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम और फोर्थ नंबर पे डिफेंस पे 11% खर्चा, ठीक है। अब बात करते हैं प्राप्तियों की। तो पूंजीगत प्राप्तियां देखो कितनी हो रही हैं, 18.1 लाख करोड़। लास्ट ईयर कितनी थी वो हमने देख ली। सेम रेवेन्यू प्राप्तियां 35.3 लाख करोड़, लास्ट ईयर कितनी है वो आप देख सकते हो, ठीक है। प्रभावी पूंजीगत प्राप्तियों का डेटा भी आप देख सकते हो, 17.1 लाख। रेवेन्यू व्यय का खर्चा 41.3। तो इस तरह का आप ये डेटा जो है वो देख सकते हो, ट्रेंड जो है वो यहाँ पर ग्राफ से देख सकते हो, ठीक है। नेट रिसीट्स में आप देखो, अब सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू ये देखो लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है। इस साल 28.7 लाख करोड़ रुपीस है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जिसमें डायरेक्ट टैक्स का क्या रोल है, इनडायरेक्ट टैक्स का क्या रोल है, इसका जो ट्रेंड है इस पे सवाल बन सकता है। समझो ये क्या चीज है। टोटल जो आपका टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, जो टोटल आपकी जीडीपी है, टोटल जीडीपी के मुकाबले कितना टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, तो एज एन परसेंटेज अगर हम देखें तो 11.2% है 26-27 के लिए, ठीक है। पिछली बार ये 11.4% था, ठीक है। उससे पहले 11.5% था, यानी फिर 11.4, 11.5। अगर आपसे स्टेटमेंट में पूछे कि पिछले 5 वर्षों में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स पे।
डायरेक्ट टैक्स में इस बार है 6.9%, लास्ट ईयर 6.8%, उससे पहले 6.5, उससे पहले 6.2, उससे पहले 6.0, लगातार बढ़ रहा है। अगर वो बोले डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो, डायरेक्ट टैक्स समझ रहे हो ना, प्रत्यक्ष कर जैसे इनकम टैक्स वगैरह, डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो पिछले 5 साल में लगातार बढ़ रहा है, वर्तमान वाले बजट में 6.9% का अनुमान है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें 4.3, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2, 5.5, यानी इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी पिछले 5 सालों में लगातार गिर रहा है और डायरेक्ट टैक्स लगातार बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है हमारी इकोनॉमी के लिए। मैंने आपको समझाया भी है कि डायरेक्ट टैक्स अच्छा है क्योंकि वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, इनडायरेक्ट टैक्स आपका प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। आई होप सारी टर्म्स आप समझ रहे हैं। अगर आपने बेसिक क्लासेस करी हैं तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है, रिग्रेसिव क्या होता है, प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये सारी टर्म्स आपके माइंड में समझ में आ रही होंगी कि डायरेक्ट टैक्स अगर आपका बढ़ रहा है तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, इनडायरेक्ट टैक्स कम हो रहा है तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, इक्वलिटी के टर्म्स में अच्छी बात है। ठीक है, तो आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे तरीके से। अगर आरपीएससी को लेवल का पेपर बनाना है ना तो वो यहां से सवाल पूछेंगे। ठीक है, ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू में कोई ट्रेंड नहीं है, डायरेक्ट टैक्स में लगातार बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स में लगातार कम हो रहा है। ठीक है, लेट्स गो। अब स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसा जा रहा है वो लगातार बढ़ रहा है, नॉर्मल सी बात है। अभी 26.2 लाख करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को जाने वाले हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगली चीज, बजट पे अब कितना कितना खर्चा बड़ी बड़ी चीजों पे हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो खर्चा कर रहे हैं वो हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे कर रहे हैं। ठीक है, डिफेंस पे देखो, याद रखना है डिफेंस वाला खर्चा 5.94 लाख करोड़ एंड दैट इज 11% ऑफ टोटल बजट। ठीक है, डिफेंस पे अलग से सवाल बन सकता है। यहां पर सवाल बन सकता है आपसे अवरोही क्रम में कि इन सभी सेक्टर्स में जो बजट पे खर्चा हो रहा है उसको आप अवरोही क्रम में जमवाइए। तो फर्स्ट नंबर पे आपका ट्रांसपोर्ट है। सोचने से लगता नहीं कि ट्रांसपोर्ट फर्स्ट नंबर पे होगा, हमें लगता है फर्स्ट नंबर पे डिफेंस या रेलवे ऐसे कुछ होगा, नहीं, फर्स्ट नंबर पे ट्रांसपोर्ट है, सेकंड पे डिफेंस है, थर्ड पे रूरल डेवलपमेंट, फोर्थ होम अफेयर्स, यानी कि होम अफेयर्स घर का काम नहीं है, होम अफेयर्स मतलब जो हमारी पुलिस वगैरह है ना उस पर। ठीक है, फिफ्थ आपका एग्रीकल्चर है, सिक्स्थ आपका एजुकेशन है, सेवंथ आपकी एनर्जी है, एट्थ आपका हेल्थ है। एटलीस्ट ये 10 तक तो आप याद रखना कि खर्चे का जो अवरोही क्रम है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट नंबर पे, डिफेंस सेकंड, थर्ड रूरल, फोर्थ होम अफेयर्स, फिफ्थ एग्रीकल्चर, सिक्स्थ एजुकेशन, सेवंथ एनर्जी, एट्थ हेल्थ, नाइन्थ अर्बन डेवलपमेंट, टेंथ जो है वो आईटी है। अब आप चाहो तो उसका कुछ भी शॉर्ट फॉर्म बना लेना, जो हम बनाते हैं ना बचपन में ऐसे TDR HAEE, जो भी बनाना हो आपको XYZ, लेकिन ये प्लीज याद कर लेना, इस तरह का सवाल अभी तक आया नहीं है और आने की संभावना है पूरी कि आपसे बजट में टॉप 10 में से कुछ टर्म्स देके बता दे कि बजट पे जो इनमें खर्चा हो रहा है इसको आप अवरोही क्रम में जमाओ या आरोही क्रम में जमाओ, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। ठीक है, अगला अब हम देखते हैं आपके डेफिसिट की प्रवृत्ति, घाटे की प्रवृत्ति, ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सबसे पहले हम देखते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा वर्तमान में कितना बताया मैंने आपको, 4.3, उससे पहले लगभग 4.4 था और सबसे आपके कोरोना के टाइम पे कितना था, 22-23 में, कोरोना के जस्ट बाद 6.5 था। यानी अगर मैं राजकोषीय घाटे की बात करूं तो लगातार आपका राजकोषीय घाटा कम हो रहा है और वर्तमान में 4.3 है। रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, ये भी लगातार कम हो रहा है और वर्तमान में 1.5 है। फिर ये आपका प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा, ये भी लगातार कम हो रहा है, वर्तमान में 0.70 है और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी कम हो रहा है और वर्तमान में 0.30 है। यानी कि सब तरह के डेफिसिट लगातार पिछले 4 सालों में कम ही हो रहे हैं और बाकी डेटा मैं पहले भी याद करवा चुका हूं, फिर से याद कर लो। 4.3 राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा 1.5, प्राथमिक घाटा 0.70 और प्रभावी राजस्व घाटा 0.30। ठीक है, अब यहां पे हमारा जो बजट का डेटा वाला पार्ट है वो पूरा होता है। मुझे पता है कि एक बार में ये डेटा याद नहीं होता है, लेकिन दोस्तों 5 बार, 7 बार, 10 बार, 12 बार वीडियो देख के, लिख लिख के, कैसे भी याद करो, ये डेटा याद करना है।
प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। और मेंस में भी जब आप आंसर लिखोगे ना तो भी ये डेटा का यूज़ करोगे। मान लो वो भारत की फिजिकल हेल्थ पे सवाल पूछ ले कि भारत की राजकोषीय स्थिति कैसी है, या फिर वो FRBM एक्ट पे सवाल पूछ ले, तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसका डेटा देना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, डेटा दोगे तो जवान उसमें आपके आंसर में थोड़ी सी शक्ति आएगी कि जब भी तो आपका आंसर कुछ 4 लोगों से 5 लोगों से अलग बनेगा। ठीक है, तो डेटा जरूर से याद करना है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेंड्स पता होने चाहिए मेजर चीजों के, और डेटा पूरा याद होना चाहिए। चलिए अब हम आ रहे हैं बजट के अगले पार्ट पर, यानी कि अब हम सेक्टर वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम जब हमारी वित्त मंत्री महोदया ने बजट भाषण शुरू किया तो उस समय पर कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करी हैं जो कि कहां पर यूजफुल हैं। सबसे पहले इंटरव्यू वाले बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड आपके लिए। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं इस पे आपके सीधे तौर पर सवाल बन सकते हैं आपके इंटरव्यू में। दूसरी चीज, अगर आपसे वो बोल रहे हैं बजट के बारे में कुछ भी, और अगर आप इन टर्म्स को यूज कर लोगे तो उनको बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ऐसे पेपर भाई, ऐसे पेपर में इकोनॉमी से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट पे आपको ऐसे लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर अगर आप इस तरह की टर्म्स यूज करोगे, एक्शन ओवर एम्बिविलेंस, संशय के स्थान पर कार्यवाही, पीपल ओवर पॉपुलिज्म, लोक लुभावन के ऊपर आपका जनहित। ठीक है, तो इस तरह की टर्म्स आपको ऐसे में यूज करनी होती हैं। ठीक है, तो ऐसे के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी वाले पोर्शन में। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है भाई? तो भारत की जो आर्थिक नीति है वो है विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विथ इंक्लूजन, विकसित भारत और समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन। तो ये जैसे आप इस तरीके की चीजों को ऐसे के कंक्लूजन में डाल सकते हो। फिर इन्होंने 3 वर्ड्स यूज किए कि हमें ऐसा इंडिया चाहिए जो कि संशय नहीं करे, कार्रवाई करे, जो कि सिर्फ बातें नहीं करे, सुधार करें। ठीक है, यानी रिफॉर्म्स ओवर रियोट्रिक। अब ये देखो इंग्लिश में काम आ सकता है, ये टर्म की हिंदी पूछ लेगा आपसे, या फिर ये टर्म से कहीं से भी पूछ लेगा। पीपल ओवर पॉपुलिज्म, लोक लुभावन के ऊपर जनहित को प्राथमिकता। कितनी अच्छी अच्छी टर्म्स हैं। फिर यहां पर हमारे बजट का एम क्या है? आकांक्षा को उपलब्धि में रूपांतरित करना है। जो हमारी आकांक्षा है उसे हमें उपलब्धि में चेंज करना है, क्षमता को प्रदर्शन में बदलना है। इस तरह की चीजें ऐसे में खूब यूज कर सकते हो आप। फिर जैसे ऐसा ही डायग्राम बना सकते हो, हमें स्थायित्व चाहिए, राजकोषीय अनुशासन चाहिए, संधारणीय वृद्धि चाहिए और कम मुद्रास्फीति चाहिए। स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन, सस्टेन ग्रोथ एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन, ये सब टर्म्स ठीक है काम आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस बार क्या हुआ? इस बार यह हुआ कि हमारे बजट को वित्त मंत्री जी ने बोला कि यह युवा शक्ति को समर्पित बजट है। क्या है? युवा शक्ति को समर्पित बजट है। तो एक सवाल ऐसे बन सकता है कि युवाओं के लिए बजट में क्या क्या प्रोविजन, जो जितने भी हम आगे प्रोविजन पढ़ेंगे उसमें युवा वाले आपको अलग कर दोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। फिर सरकार का संकल्प क्या है? किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वित्त मंत्री जी ने बोला कि हमारे बजट में 3 कर्तव्य हैं। अब आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे कि यार ये कर्तव्य कहां से आ गए? हमारा पूरा बजट जो फ्रेमिंग है वो कर्तव्य, कि पहला कर्तव्य उसमें ये, सेकंड कर्तव्य ये, थर्ड कर्तव्य उसमें ये प्रोविजन। भाई ऐसा क्यों करा है? कर्तव्य इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए? कर्तव्य दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए कि जो हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी थी ना, उसके पास में ही हमारा नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बना है। नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो बना है उस बिल्डिंग का जो नाम है वो कर्तव्य भवन रखा गया है, और उस कर्तव्य भवन में बनने वाला ये पहला बजट था। इसलिए जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने आपके बजट को 3 कर्तव्यों में डिवाइड किया है। तो कौन कौन से कर्तव्य हैं? वो 3 आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, आप इसको ऐसे में यूज कर सकते हो। पहला है आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना। दूसरा कर्तव्य है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा कर्तव्य है वही हमारा पुराना नारा, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो इसके लिए आप उत्पादकता बढ़ाओगे, नॉर्मल सी बातें हैं जिसको आप एक बार रीड कर सकते हो। पर कर्तव्य तीनों पता होने चाहिए। पहला एक्सीलरेटेड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुलफिलिंग एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल, एंड थर्ड इज विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। ठीक है, चलो अब हवाई वाली बातें तो कर ली, थोड़ा सा अब आ जाते हैं काम की बातों पर।
ठीक है। तो अब एक और चीज जहां से सवाल बन सकता है प्री मेंस इंटरव्यू, रिफॉर्म एक्सप्रेस। बार बार हमारी वित्त मंत्री जी ने बोला कि हमारी जो सरकार है वो रिफॉर्म एक्सप्रेस पे चल रही है, सुधार एक्सप्रेस पे चल रही है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार जो है वो पिछले कुछ समय से ऐसे कानून जहां पर जिसका कोई मतलब नहीं है, रिजिड कानून है, उन सभी कानूनों क्या कर रही है, चेंज कर रही है, इसलिए रिफॉर्म्स लेके आ रही है। तो कौन कौन से रिफॉर्म्स है? जैसे कि रोजगार का सृजन, उत्पादकता और विकास को तीव्र गति देने के लिए व्यापक आर्थिक सुधार। जीएसटी का हमने सरलीकरण करा, अभी 4 जो हमारे कोड ऑन वेजेस थे वो हम लेके आए, उनको मतलब इंप्लीमेंट किया। अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, ये सब चीजें। उच्च स्तरीय समितियां बनाई हैं हमने अलग अलग सेक्टर के अंदर। केंद्र सरकार गैर विनियम और अनुपालन अपेक्षा को कम कर रही है, राज्य सरकारों को भी इसके लिए प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, यानी कुल मिला के सारे कानूनों को हम ईजी कर रहे हैं, चाहे वो जीएसटी का कानून हो, चाहे हमारे टैक्स के कानून हो, या फिर हमारा जो लेबर लॉज हो, इन सबको हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इन सब में रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। इसलिए हमने क्या बोला कि भारत जो है वो सुधार एक्सप्रेस पे सवार है। ठीक है, तो इस पे मेंस में सवाल पूछ सकते हैं कि कौन कौन से रिफॉर्म्स अभी हो रहे हैं ओवरऑल, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के, इसमें हम कोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद बजट में पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताए गए हैं, जैसे कि आर्थिक वृद्धि, विकास, जनहित केंद्रित विकास, विश्वास आधारित शासन व्यवस्था, व्यापार सुगमता, राजकोषीय मामले। ये वही चीज़ है, ये सब चीज़ें आपको मेंस में, एसए में, इंटरव्यू में मदद करेंगे। ठीक है, ये टर्म सारी आप एक बार देख सकते हो, जो टर्म आपको अच्छी लगे उसको आप याद कर सकते हो। जैसे कि आप कोई आंसर लिख रहे हो पबैड का, वहाँ पर कंक्लूजन में डाल दो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, यानी कि विश्वास आधारित शासन व्यवस्था हमें बनानी है। इस तरह की चीजें आपको यहां से पिक करनी होती हैं बजट में से। ठीक है, चलो अब हम थोड़ी सी सेक्टर स्पेसिफिक बातें कर लेते हैं, जहां से प्रीलिम्स और मेंस में सीधे तौर पर सवाल आने की संभावना ज्यादा है। वैसे तो हमारे बजट ने इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई इतना महत्व नहीं दिया, लेकिन क्योंकि हमारा सिलेबस इस तरीके से डिजाइंड है तो हम उसी तरीके से पढ़ेंगे बजट, पहले एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, फिर सर्विस। ठीक है, उस तरीके से ही हम पढ़ने वाले हैं बजट को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इस बार बजट में क्या क्या किया गया है। ठीक है, ओके, सबसे पहले एक स्कीम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार पूरे बजट में एग्रीकल्चर की दृष्टि से, वो है भारत विस्तार। अब ये भारत विस्तार क्या है? भारत विस्तार जो है उसकी फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, यानी जो कृषि के हमारे संसाधन हैं उनको एक्सेस करने के लिए वर्चुअल माध्यम, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज को बढ़ाने के लिए आपने भारत विस्तार नाम से एक एआई टूल, जो कि बहुभाषीय एआई टूल है, ठीक है, जो कि एआई प्रणाली पर मतलब क्या है कि कोई किसान है उसको अपनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, जैसे हम चैट जीपीटी से आज सारे सवाल पूछते हैं ना, वैसे ही वो आपका जो भारत विस्तार है वो किसानों वाला चैट जीपीटी होगा। बस इतना समझ लो, एआई टूल है जिसमें आईसीआर के जितनी भी चीजें हैं, जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसकी चीजों को शामिल किया जाएगा। जो एग्रीस्टैक पोर्टल मैंने आपको पढ़ाया था उसको लिंक किया जाएगा, जिससे क्या होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसान को अच्छा निर्णय लेने के लिए सहायता मिलेगी और अनुकूल परामर्श किसान को मिलेगी, जैसे कि चैट जीपीटी हमें देता है वैसे भारत विस्तार किसान को देगा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज वो है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप मार्ट्स या फिर शी मार्ट्स। सीधे तौर पर प्रीलिम सवाल आएगा शी मार्ट्स क्या है, मेंस में 5 नंबर में पूछ लेंगे शी मार्ट्स क्या है। ठीक है, तो शी मार्ट्स क्या है, स्वयं सहायता उद्यमी मार्ट्स। अब आपको नाम से पता पड़ रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड कुछ है और मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ है। इसमें क्या करेंगे, हम क्लस्टर बेस्ड महासंघ बनाएंगे, जिससे कि जो आपके रिटेल आउटलेट्स हैं वो बनेंगे, यानी कि महिलाओं के अपने मार्केट्स, ये मान के चलो आप महिलाएं एसएचजी बनाएंगी और मार्केट को डेवलप कर लेंगी। ठीक है, जो आपकी लखपति दीदी स्कीम थी ना, जो मैंने पढ़ाई थी आपको कि भाई महिलाओं को अलग अलग आपको सुधार देके और 1 लाख रुपए कमाने लायक बनाना है, उसी स्कीम से कुछ प्रेरणा लेते हुए ये शी मार्ट्स है कि हमें एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारी मार्केट्स हैं, रिटेल मार्केट्स,
और उसको महिलाओं के एसएचजीज के माध्यम से विस्तार करना है। ठीक है, तो यही आपका शी मार्ट है जिसमें हम ऋण आधारित आजीविका देंगे इनको, ये सब चीजें करने वाले नॉर्मल सी बातें हैं। इसके बाद एक है आपकी कोकोनट प्रमोशन स्कीम, नारियल संवर्धन योजना। नारियल में क्या करेंगे भाई, सबसे पहली चीज कि भारत विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, अब सबसे बड़ा उत्पादक देश तो हम ऑलरेडी हैं, तो हम करेंगे क्या, अब हम नारियल को और अच्छे तरीके से उत्पादित करेंगे, यानी कि प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में पुराने और अल्प उत्पादक वृक्षों की जगह हम नए पौधे लेके आएंगे। ठीक है, मार्केट एक्सेस को बढ़ाएंगे, उत्पादकता में सुधार लाएंगे। यानी सिंपल बातें हैं, बस आपको स्कीम का नाम से उसका काम पता करना आना चाहिए। नारियल संवर्धन है तो क्या करेंगे भाई, डेटा पता होना चाहिए, नारियल में फर्स्ट नंबर पे है और अच्छा काम करना है। काम क्या करोगे, उत्पादकता बढ़ाओगे, मार्केटिंग बढ़ाओगे, निर्यात बढ़ाओगे और क्या करोगे, बस। इसके बाद फिशरीज के लिए क्या क्या है, फिशरीज के लिए हम 500 जलाशय और अमृत सरोवर का निर्माण करेंगे। तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन वैल्यू चेन को मजबूत करेंगे। स्टार्टअप्स और महिला नेतृत्व वाले समूहों को एफपीओज बनाने के लिए बढ़ावा देंगे। ठीक है, भारतीय जो मत्स्य नौकाएं हैं, हाँ ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स तो बहुत नॉर्मल है कि हाँ ठीक है हम अमृत सरोवर बनाएंगे और फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देंगे। एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों ने ज्योग्राफी में अगर पढ़ा हो कि अगर ये हमारी कोस्ट लाइन है तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यहाँ पर मत्स्य वगैरह करने का अधिकार हमारा है, इंडिया का है। फिर उसके बाद आपका हाई सी होता है जहाँ पर इंटरनेशनल रूल्स लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भारतीय नौका फिशिंग करती है तो अभी तक उसके ऊपर क्या होता था, ड्यूटीज लगाई जाती थी, लेकिन अब इसे फ्री ऑफ ड्यूटी कर दिया गया है। और मान के चलिए कि यहाँ पर आपकी एक नौका है, यहाँ पे आपने मछली पकड़ी और पास में ही जाके नॉर्थ जो आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां में से किसी में जाके सिंगापुर वगैरह में जाके बेच दी। ठीक है, तो क्या होगा, इसे एक्सपोर्ट माना जाएगा। ठीक है, अभी क्या होता है कि यहां से आपको लाना पड़ेगा, फिर वापस आप जाओगे। अभी आप डायरेक्टली यहां से जाके सिंगापुर जा सकते हो, ये भी आपके एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आएगा और सारी जो बेनिफिट्स एक्सपोर्टर्स को मिलते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये एक टेक्निकल चेंज किया गया है जहां पर अगर थोड़ा आरपीएससी को हार्ड सवाल बनाना हुआ तो वो हार्ड सवाल बना सकता है इस पॉइंट से। ठीक है, इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो कि चलती आ रही है, वापस से उसका नाम लिख दिया गया है। पशुधन उद्यमों का विस्तार और आधुनिकरण की बात की गई है। पशुधन डेयरी पोल्ट्री के लिए एकीकृत वैल्यू चेन, नॉर्मल बातें। पशुधन किसान संगठन बनाने हैं, नॉर्मल बातें। यानी सिंपल, एक बार आप रीड कर लेना इसको। ठीक है, कि भाई क्या हो रहा है, बस इसमें से कुछ एक पॉइंट याद रहेंगे, उससे भी काम चल जाएगा। इसके अलावा एक और नई स्कीम जैसे हमने कोकोनट के लिए करी है, वैसे ही काजू और कोको के लिए, यानी काजू और कोकोआ के लिए भी हमने एक समर्पित कार्यक्रम चालू किया है, जहां पर 2030 तक हमें क्या करना है, प्रीमियम वैश्विक ब्रांड बनाना है इसको। ठीक है, इसके अलावा देख लो कृषि के लिए और क्या था भाई, उस वाली स्लाइड में देख लेते हैं जिसमें सारी चीजें एक साथ थी। ये कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो मैंने अलग से लिख ली थी। हाँ, भारत विस्तार कर चुके। हाँ, एक और चीज, सैंडलवुड। अब सैंडलवुड यानी चंदन के बारे में सिर्फ इतनी सी बात लिखी है बजट में कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर चंदन के लिए कुछ काम करेंगे। अब क्या होता है ना, बजट में हमें चीजों को आगे फॉलो करना होता है। जैसे अब इन्होंने लिख दिया, बस बजट में अभी इतना ही लिखा है कि चंदन के बारे में हम स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर काम करेंगे। अब जो भविष्य में चंदन को लेकर स्कीम आएगी उस पर आपको कवर करना होगा। ठीक है, बजट में डिटेल में नहीं है, पर क्योंकि बजट में ये बात आ गई इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। तो चंदन के बारे में कुछ भी आएगा तो आपको अवेयर रहना है। फिशरीज की मैंने बात कर ली, कैशू कोकोआ की बात कर ली, कोकोनट की बात कर ली, एनिमल हस्बेंड्री की बात कर ली। हॉर्टिकल्चर के लिए भी अलग से एक प्रोग्राम की बात है। हॉर्टिकल्चर यानी कि जो आपका फल वगैरह की खेती होती है, उसमें भी सिंपल बातें हैं कि कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के अंदर आपको बढ़ावा देना है, वॉलनट्स को, आलमंड्स को एंड पाइन नट्स को। नॉर्मल बातें, इसमें कोई खास चीज़ है नहीं। अब आपको याद होगा कि लास्ट वाले बजट में सर धन धान्य कृषि योजना आई थी, आपके कपास के लिए कार्यक्रम आया था, 50 तरह की चीज़ें आई थी। इस बार बजट में कृषि के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक ये एआई वाला ऐसी चीज़ है जहाँ से सवाल बन सकता है। बाकी चीज़ों से सवाल बनने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन इग्नोर हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, क्या एक्चुअली बजट में बड़ी बड़ी बातें नहीं है ना, इसलिए जो बजट वाला डेटा वाला पार्ट है ना जो हमने शुरू में किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल। ठीक है, लेकिन स्कीम्स भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है।
चलिए अब एग्रीकल्चर के बाद हम आते हैं अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी ये एक बड़ी स्लाइड है जिसमें सारी बातें करी हुई हैं। पहले हम इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं, फिर वापस से स्लाइड पे आकर देख लेंगे क्या क्या बच गया। पहला प्रोग्राम इंडस्ट्री पे जहां से सवाल आने की पूरी संभावना है वो है बायो फार्मा शक्ति। बायो फार्मा शक्ति, शक्ति की फुल फॉर्म बना दी इन्होंने, स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एंड एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी इनोवेशन। बायो फार्मा क्या होता है सर? बायो फार्मा नॉर्मल फार्मा में क्या अंतर है? बायो फार्मा यानी बायो फार्मा ऐसी दवाइयां हैं जो कि पारंपरिक रासायनिक संश्लेषण जो विधि होती है उसके बजाय जो हमारे जीवित जीव है जैसे कोशिका, बैक्टीरिया, यीस्ट, इन सब से अगर हम कोई दवाई बनाएंगे, यानी केमिकल चीजों से नहीं बल्कि जो हमारे सजीव हैं, कोशिका है, यीस्ट है, इन सब से अगर हम कोई दवाई बना रहे हैं तो उसे हम कहेंगे बायो फार्मास्यूटिकल। अब ये बायो फार्मास्यूटिकल को बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम लाई गई है वो है बायो फार्मा शक्ति। इसमें करना क्या है, हमें अगले 5 सालों में हम 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और बायो फार्मा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बढ़ाएंगे, जिससे बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, ये सब का क्या होगा, घरेलू उत्पादन का इकोसिस्टम बनेगा। और आपको ऑलरेडी पता है कि जो दवाइयों के निर्माण में इंडिया की कितनी अच्छी सिचुएशन है, ठीक है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, इस पहल के बारे में वर्तमान में बजट में बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया है, लेकिन भविष्य में हो सकता है जब ये लॉन्च की जाएगी स्कीम तो और डिटेल्स इसके बारे में आ जाए हमारे पास। लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जो ग्राम स्वराज पहल है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो आपके खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प जो सेक्टर है उसको मजबूत करने के लिए एक पहल है गवर्नमेंट लेकर आएगी, जिसमें मार्केट लिंकेजेस, ब्रांडिंग, ट्रेनिंग, स्किलिंग, प्रोसेस, प्रोडक्शन, वही सब बड़ी बड़ी बातें बजट में की गई हैं। बस नाम पता होना चाहिए, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज मतलब खादी, हथकरघा, इनके लिए स्कीम है। फिर है आपका समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर, दिस इज इंपॉर्टेंट, डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स। अब ये रेयर अर्थ क्या होती हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी कि जो अर्थ में मुश्किल से मिलते हैं, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद वगैरह बनते हैं। मेजरली चाइना इस सेक्टर में काफ़ी बड़ी इकॉनमी है, इंडिया के अंदर भी संभावनाएं हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें माइनिंग करनी पड़ेगी, हमें उसको ढूंढने के लिए खनन करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए जो हमारे खनिज समृद्ध राज्य हैं जैसे उड़ीसा, जैसे केरल, जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन चारों में खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए हम क्या बनाएंगे, स्पेसिफिक रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर बनाएंगे। मेंस में सवाल बन सकता है, प्रीलिम्स से बन सकता है कि इनमें से कौन कौन से स्टेट्स रेयर अर्थ एलिमेंट कॉरिडोर में शामिल हैं। तो आपके ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न स्टेट्स उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 4 राज्य इसके अंदर शामिल हैं। केरल, तमिलनाडु नीचे हैं और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। इस तरीके से हमारे रेयर अर्थ कॉरिडोर में शामिल है। इसके बाद एक स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए लॉन्च की गई है, उसका नाम रखा गया है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल्स, वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम। अब इसमें क्या है ना, 5 तरह की चीजें की गई हैं और एक कार्यक्रम बना दिया। बहुत ही नॉर्मल बातें हैं कि रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर्स, मानव निर्मित फाइबर और नए युग के फाइबर में आत्मनिर्भरता लेके आएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना आएगी। मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन, सामान्य परीक्षण, इन सब के लिए क्या करेंगे, हम पारंपरिक क्लस्टर्स बनाएंगे। मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करेंगे, सुदृढ़ करेंगे, ठीक है। वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगे। उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के लिए क्या बनाएंगे, हम समर्थ 2.0 नाम से एक पोर्टल बना देंगे। यानी नॉर्मल बातें हैं, लेकिन क्या होता है ना, जैसे मान लो किसी एग्जामिनर को 5 नंबर का सवाल पूछना है आपसे इकोनॉमी में और करंट अफेयर्स के बेस पे पूछना है, उसने उठाया बजट, दिखा अच्छा यार ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इसके 5 पॉइंट हैं, डाल देता हूँ 5 नंबर में, बच्चे जितना पॉइंट लिखेगा उतने में से उसको मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो इसलिए इस तरह के जो सवाल होते हैं उनको मेंस में आने की संभावना ज़्यादा होती है। सिंपल बातें हैं, आपको याद करनी है कि हाँ भाई रेशम ऊन के लिए होगा, मशीन के लिए होगा, मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करेंगे, वैश्विक रूप से कंपटीशन बढ़ाएंगे और समर्थ 2.0 नाम से एक पोर्टल बना देंगे, ठीक है। ओके, हाँ, इससे पहले चैंपियंस से पहले हम फिर से उस स्लाइड पे जाते हैं। हाँ, इस पे हमने बायोफार्मा की बात कर ली है। हाँ, एक और चीज है, वर्तमान में अभी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 चल रहा है, यानी सेमीकंडक्टर क्षेत्र में
जो देशी उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए 2.0 मिशन लाया गया है, बस आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर ली, 3 डेडिकेटेड केमिकल्स पार्क्स बनाए जाएंगे, जगह आप अभी तक आई नहीं है, चाहो तो याद कर लेना। डेडिकेटेड इनिशिएटिव, पहले क्या 2 नंबर में सवाल पूछे जाते थे कि 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क का नाम बताओ मेंस में, ठीक है, लेकिन अब 2 नंबर का सवाल हट गए हैं तो इस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। डेडिकेटेड इनिशिएटिव है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्पोर्ट्स गुड में यानी स्पोर्ट्स का जो सामान बनेगा उसके लिए कोई स्कीम है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए स्कीम है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की स्कीम है, ये हमने पढ़ी ली। कंटेनर के लिए स्कीम है, हाईटेक सीपीएसई स्कीम है, मतलब नॉर्मल बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं जिससे कि सवाल एग्जाम में बने। ओके, अब यहां से आपके मेंस में सवाल बन सकता है कि 3 प्रॉन्ज अप्रोच क्या है एमएसएमईज के चैंपियन के रूप में विकास के लिए, या फिर वो पूछ सकते हैं सिंपली कि बजट 2026-27 में एमएसएमईज के लिए कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं, ठीक है। तो एमएसएमई को इस बार इन्होंने ऐसे बोला है कि एमएसएमई को हम चैंपियन के रूप में विकास करेंगे। कैसे करेंगे? तो 3 तरह के सपोर्ट देंगे हम, इक्विटी सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट और लिक्विडिटी सपोर्ट। इक्विटी सपोर्ट देंगे कैसे? जो हमारा एक एसएमई ग्रोथ फंड, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ग्रोथ के लिए हम एक फंड बना रहे हैं 10,000 करोड़ रुपीस का। इस फंड से क्या होगा? वही नॉर्मल बातें, लोन देंगे, स्केलिंग करेंगे, सब सिंपल। सेल्फ रिलायंट इंडिया जो फंड ऑलरेडी बना हुआ है उसमें 2,000 करोड़ रुपए और डाले गए हैं। ये तो आपने इक्विटी सपोर्ट, पैसे का सपोर्ट दे दिया। दूसरा आपने प्रोफेशनल सपोर्ट क्या दिया है? गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करेगी कॉर्पोरेट मित्र, कितना अच्छा टर्म दिया है, कॉर्पोरेट मित्र बनाने के, यानी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो मित्र बने हैं एमएसएमईज के, ठीक है। टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में एमएसएमई की मदद करेंगे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? अलग से प्रोग्राम चलाएगी, ठीक है, यानी प्रोफेशनल सपोर्ट दिया जाए। तीसरा आपका लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू टीआरईडीएस पोर्टल। टीआरईडीएस पोर्टल पे पिछले साल ऑलरेडी सवाल आरएएस में से बन चुका है, मैंने क्लास में टीआरईडीएस पोर्टल अच्छे से समझाया है, ठीक है। टीआरईडीएस पोर्टल क्या है? एक पोर्टल होगा जहां पर कोई भी सामान खरीदा जाएगा एमएसएमई से, उसको वहां पे चढ़ाया जाएगा जब तक कि उसका पेमेंट नहीं हो जाता। उस रिसीप्ट के बदले एमएसएमई लोन भी ले सकती है और दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकता है वो बंदा जिसने सामान खरीदा है कि भैया मेरे बदले में आप पेमेंट कर देना पूरा, अभी मुझे आप इतना दे दो। इस तरीके से आपको पूरा समझ रखा है आपने। टीआरईडीएस पोर्टल के अंदर क्या होने वाला है नया? अब क्या होगा, जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि खरीदारी करते हैं एमएसएमई से, उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि अपने खरीदी गई हर एक चीज को आपको टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पे डालना है, जिससे कि और जो कॉर्पोरेट्स खरीद रहे हैं उनके लिए भी क्या हो, ये एक रोल मॉडल के रूप में साबित हो। दूसरी चीज वही जो मैंने बताया कि टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म की जो रिसिप्ट है उसके बेस पर एमएसएमई को लोन मिल जाए, वही बात लिखी है। जेम पोर्टल जो वर्तमान में जिससे हम सेंट्रल गवर्नमेंट में खरीदारी करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसको टीआरईडीएस से हम लिंक कर दें, जेम से हम कुछ ऑर्डर दे रहे हैं तो टीआरईडीएस पे भी उसका बिल चला जाए, नॉर्मल बात है। टीआरईडीएस रिसीवेबल्स एस असेट बैक्ड सिक्योरिटी डेवलप सेकेंडरी मार्केट, वही बात है कि यहाँ पर सेटलमेंट के लिए उसको भी एक असेट हम माने, यानी नॉर्मल सी चीजें हैं, इक्विटी सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट और लिक्विडिटी सपोर्ट, ठीक है। इंडस्ट्री सेक्टर के लिए हमारा बजट 2025-26 की बातें हो गई। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहली बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। मैं बार बार याद करवा रहा हूं, लास्ट ईयर करीब 10-11 लाख करोड़ के आसपास था, उसको बढ़ के 12.2 लाख करोड़ हो चुका है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो खर्चा कर रही है गवर्नमेंट वो वास्तव में सराहनीय काम है, ठीक है, इतना कभी नहीं हुआ था आज तक। अब इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और क्या करा है, तो हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बना दिया। रिस्क गारंटी फंड मतलब कि अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आके भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है तो उसका इन्वेस्टमेंट जो है क्या रहेगा, रिस्क फ्री रहेगा। उसको हम क्या देंगे, जोखिम को कवर देंगे। पर्यावरणीय रूप से सतत माल परिवहन, अब हमने क्या करा, सस्टेनेबल मूवमेंट ऑफ कार्गो के लिए कुछ पहल करिए कि हमारा जो सामान जा रहा है वो एनवायरमेंटली साउंड हो। सबसे पहले हमने
नया डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर दी है और ये मान के चलिए इस पूरे बजट में सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है। मैंने आपको 2 डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बताए थे, वेस्टर्न और ईस्टर्न, जहां पे क्या होगा, केवल रेलवे के माध्यम से माल का ही परिवहन होगा। तो वो एक नया तीसरा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो बनाया गया है वो होगा वेस्ट बंगाल, दनकुनी से लेकर सूरत। ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, सही बात है, यानी कि पश्चिम बंगाल में एक जगह का नाम है दनकुनी और यहाँ पे सूरत तो पता ही है गुजरात में आपको, इसके बीच में हमने क्या बनाया, एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की घोषणा कर दी है। यानी ऐसा रेलवे गलियारा जहाँ पे केवल माल का परिवहन किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी चीज़ है ये। इसके बाद हमने 20 नए नेशनल वाटरवेज को ऑपरेशनलाइज करने की बात करी है अगले 5 सालों के अंदर। ठीक है, जो वाटरवेज हमने बहुत सारे बना रखे लेकिन उस पर धीरे धीरे काम होता है, तो अब हमने अगले 5 सालों में 20 वाटरवेज चिन्हित कर लिए हैं जिनको हम क्या करेंगे, ऑपरेशनलाइज करेंगे। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, यानी कि हम ऐसा चाहते हैं कि जो देश के अंदर माल का परिवहन हो रहा है, जो वर्तमान में किससे हो रहा है, सड़क से हो रहा है या रेलवे से हो रहा है, उसको हमें अब शिफ्ट करना है कोस्टल कार्गो परिवहन, यानी कि आपके नौकाओं के माध्यम से, जल परिवहन के माध्यम से आपका परिवहन हो। और हमारा टारगेट ये है कि इनलैंड वाटरवेज से और कोस्टल शिपिंग से वर्तमान में जो 6% आपका टोटल कार्गो मूवमेंट का होता है उसको डबल कर दें हम 2047 तक और 12% कर देंगे। टारगेट याद रखना, प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सस्टेनेबल मूवमेंट के लिए ये 3 बड़ी पहले हैं, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम और 20 नए नेशनल वाटरवेज। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स एक और चीज जहां से सवाल बनने की पूरी संभावना है। शहरीकरण को लेकर आपको पता है कि टीयर 2 और जो टीयर 3 सिटीज है जैसे कि जयपुर, भोपाल, इंदौर, इन सब में विकास तो हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो विकास है ये सिस्टमैटिक हो। और जैसे कि अभी जयपुर के लोगों को भी जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, तो ऐसा नहीं हो यार। जयपुर जब टीयर 2 सिटी है तो यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है, यहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट क्यों नहीं है, यहाँ के लोग यहीं जॉब करें ना। जयपुर का बंदा ही बाहर जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इस चीज़ की समस्या के समाधान के लिए हमने सिटी इकोनॉमिक रीजन नाम से एक पहल लाया है जिसमें अलग अलग सिटीज़ की पहचान की जाएगी। प्रत्येक सिटी के लिए 5,000 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, सुधार, परिणाम, इन सब की बात करने वाले हैं। तो कभी भी अगर शहरीकरण पे कोई सवाल आ जाए इसको आप कोट कर सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्डली प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है कि कितने रुपए हम दे रहे हैं। फिर शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर हम 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनाएंगे, यानी हम 7 रेलवे कॉरिडोर्स हाई स्पीड बनाएंगे। बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, यानी इन सबको आपस में हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स के माध्यम से जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब एनर्जी सेक्टर, ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसके लिए बजट में क्या किया गया है। लास्ट टाइम तो इतना कुछ किया गया था कि स्पेसिफिकली परमाणु ऊर्जा के लिए क्या किया वो तक सवाल एग्जाम में आ गया था, लेकिन इस बार 5 पॉइंटों में खत्म। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 32,914 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि लास्ट ईयर से 30% ज्यादा है। ये एक बड़ा काम है भाई। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पैसा बढ़ाया गया है पिछली बार से 30% ज्यादा। और जिस स्कीम पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। तो मुझे आप बताइए क्या ये स्कीम से सवाल आएगा या नहीं आएगा? जरूर आएगा। पीएम सूर्य घर योजना मैं पढ़ा चुका हूं, रट लेना उसको। 22,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए हैं, यानी कि 40 लाख घर का टारगेट है हमारे पास। और वर्तमान में जो 40% सब्सिडी मिल रही है वो जारी रहेगी। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए क्या करा हमने, उसके इंपोर्ट पर जो अभी हमारे को छूट मिलती थी कस्टम ड्यूटी पे, उसको 2035 तक बढ़ा दिया गया है। अभी वर्तमान में जो डेटा है वो 3% है, यानी कुल जो आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो उसमें से न्यूक्लियर एनर्जी 3% है, दैट इज अप्रॉक्स 7 to 8 गीगावाट। इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक 22 गीगावाट और 2047 तक 100 गीगावाट। ठीक है, एक और स्कीम जो एनर्जी सेक्टर में लॉन्च की गई है वो है कार्बन कैप्चर उपयोग मंडारण, या फिर मैं कहूं कार्बन कैप्चर
यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज क्या होता है भाई, जो कार्बन हम एमिट करते हैं उसको वापस से हमें कैप्चर करना है। ठीक है, समझते हो ये एनवायरनमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि जो हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उसको किस किस तरीके से हम फिर से कैप्चर कर सकते हैं। तो अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे कि विद्युत, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन, जो 5 औद्योगिक क्षेत्र के उद्यम हैं जहां पर कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है, वो सभी लोग अपने एमिशन क्या कर सकें, फिर से भंडारण कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं भाई सर्विस सेक्टर के लिए क्या 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 है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, इंडस्ट्री देख लिया, कृषि देख लिया। सर्विस के लिए छोटी मोटी बातें हैं। शिक्षा के लिए जैसे कि हमें बड़े औद्योगिक लॉजिस्टिक गलियारे विकसित करने हैं 5 विश्वविद्यालयों में, प्रत्येक जिले में एक उच्च शिक्षा SETM संस्थान, महिला छात्रावास बनाना है, 4 टेलीस्कोप अवसंरचनात्मक सुविधाओं का स्थापना करनी है। पर्यटन, यहां सवाल बन सकता है दोस्तों कि 5 नंबर का सवाल बन जाएगा कि बजट 2026-27 में टूरिज्म सेक्टर, पर्यटन क्षेत्र के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं। तो पर्यटन क्षेत्र के लिए किया गया है कि हमें शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच सेतु के रूप में एक राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी बनाना है। 20 विशेष पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों को क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट देने के लिए एक पायलट स्कीम शुरू करनी है। सभी महत्वपूर्ण स्थानों के आपको डिजिटल दस्तावेज बनाकर राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड यानी नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, मतलब कि मान लो बहुत सारे आपके जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनका एक डिजिटल वर्जन आ जाए कि अगर मुझे जाना है उज्जैन तो मैं घर बैठे देख लूँ डिजिटल फॉर्म में कि उज्जैन में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मुझे जाना है अंडमान निकोबार तो मैं देख लूँ भाई अंडमान में ये है, अच्छा ठीक है मैं घूमने जाऊँगा, यानी एक डिजिटल वर्जन ऑफ योर पर्यटन स्थल्स। फिर चुनिंदा राज्यों में पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय माउंटेन ट्रेवल्स को बढ़ावा देना है। पहली बार भारत में ग्लोबल बिग कैट समिट का आयोजन किया जाएगा। जब यह आयोजन होगा तो उसको आपको कवर करना है नहीं उसको, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया उन्होंने। 15 पुरातात्विक स्थलों में जीवंत अनुभव, सांस्कृतिक गंतव्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुद्ध सर्किट का विकास करना। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, 5 पॉइंट भी एटलीस्ट याद रख लेना, एग्जाम में मेंस में सीधे तौर पर पूछ सकते हैं और प्रीलिम्स में भी आपसे वो पूछ सकते हैं इसके अंदर सवाल। ओके, नेक्स्ट आ जाओ भाई। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या हुआ है यार, हेल्थ सेक्टर कहाँ चला गया। ओके, हेल्थ पे शायद आगे है। ठीक, यहां पर है वो चीज। ओके, पहले हम देख लेते हैं फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र के लिए क्या क्या हुआ है। वित्तीय क्षेत्र वैसे तो देखो फाइनेंशियल मार्केट आपके सिलेबस से हटाया गया है RAS में, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है आपके SI के पर्सपेक्टिव से और करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। तो हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे बैंकिंग फॉर विकसित भारत के लिए। हम 100 करोड़ रुपए देंगे म्युनिसिपल बॉन्ड्स ऑफ मोर देन 1000 करोड़ रुपए के, ठीक है, जो कि अमृत स्कीम जो वर्तमान में चल रही है वो कंटिन्यू चलेगी। जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है उनका रीस्ट्रक्चरिंग, फिर से लोन दिया जाएगा उन्हें। फेमा जो एक्ट है उसका रिव्यू करेंगे। मार्केट जो मेकिंग फ्रेमवर्क है और स्वैप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, सब टेक्निकल चीजें हैं, इन सब पे क्या करेंगे, सबकी शुरुआत करेंगे। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद सोशल सेक्टर में क्या क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। सबसे पहला सवाल जो बन सकता है वो दिव्यांगों के लिए बन सकता है। दिव्यांगों के लिए क्या किया है हमने, ठीक है, एक हमने स्कीम लॉन्च करी है दिव्यांग कौशल योजना। यानी हम क्या करेंगे कि उद्योगों के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका अवसर उपलब्ध करवाएंगे दिव्यांग लोगों को। इसके लिए हम विशिष्ट प्रशिक्षण उनको देंगे। दिव्यांग सहारा योजना, सभी जो पात्र दिव्यांग हैं उनके लिए उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण पहुंचाएंगे। अब आप बोलोगे सर ये स्कीम में डिटेल तो बताओ, और डिटेल सर अभी आई नहीं है। ये स्कीम अभी बजट में वो घोषणा कर देते हैं, धीरे धीरे स्कीम्स लॉन्च होती हैं तब जाके डिटेल्स आती हैं, ठीक है। अभी आपको नाम काम दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। दिव्यांग कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट, दिव्यांग सहारा यानी कि सहायक उपकरण उपलब्ध करवाओगे, ठीक है। सहायक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाओगे, इनकी R&D बढ़ाओगे, ठीक है, और कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम को सहायता दोगे, ठीक है। आधुनिक रिटेल स्टाइल केंद्रों के रूप में PM दिव्यांग केंद्र बना दोगे आप, ठीक है। ये आपके दिव्यांगों के प्रोविजंस हैं।
स्पेसिफिक सवाल मेंस में बन सकता है, प्रीलिम्स में स्पेसिफिक स्कीम पूछ सकते हैं, भविष्य में जब स्कीम की डिटेल्स आएंगी तो आपको कवर करनी है। इसके अलावा क्या है, आपको केयर इकोसिस्टम बनाना है, केयर इकोनॉमी, 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स, जो आपके वृद्ध होती जनसंख्या और आपकी जो बाकी केयर इकोनॉमी है उसको मजबूत करेंगे। सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और हाँ, निमहंस 2 और अपग्रेडिंग नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट रांची और तेजपुर में इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्टेब्लिशिंग इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर सेंटर इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नॉर्मल बात है, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। इसके बाद फिजिकल मैटर में एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 16th फाइनेंस कमीशन, 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उन्हें वर्तमान में सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में क्लासेस हम करेंगे क्योंकि ये नया ऐड हुआ है, ठीक है। तो वर्तमान में हम बस देख लेते हैं कि 41% जो खर्चा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है ना, जैसे कि 15th फाइनेंस कमीशन पे सेम 41% पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को मिल जाएगा। 1.4 लाख का आपका अनुदान है, ठीक है। इसको हम अलग से करेंगे, अब इतना समझ लो बस आप कि 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट हो चुकी हैं। राजकोषीय समेकन के लिए क्या है, केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक 50+-1 की जीडीपी और ऋण का अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखेगी। जो वर्तमान में टारगेट क्या है, याद होगा FRBI बैंक ने बताया था मैंने 60% ऑफ जीडीपी, जिसमें 40% सेंटर का, 20 स्टेट का, इसको अभी कम करके 50 करने का टारगेट है 2030 तक। ऋण और जीडीपी का संशोधित अनुमान 56.1% है वर्तमान में, जिसको हमें 55 अच्छा हाँ वर्तमान बता रहा है ये कि वर्तमान में ही 55.6% है, इसको हमने 50+-1 पे लेके आना है और राजकोषीय घाटे का अनुमान हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से लास्ट में लिखा हुआ है कि हम दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित रूप से जुड़ा हुआ नोड विकसित करेंगे और एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे और पूर्वोदय के नाम से 5 राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण करेंगे और 4000 ई बसों की व्यवस्था करेंगे। सिंपल सवाल बन सकता है, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर के लिए क्या क्या प्रोविजन बजट में किए गए हैं, और ये तो हम पढ़ चुके हैं कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में क्या करेंगे, हम बुद्ध सर्किट का विकास करेंगे। इसके अलावा मुझे और याद आ रहा है कि कुछ आयुष के लिए भी कुछ प्रोविजंस थे, वो स्लाइड शायद मिस हो गई है, पर वैसे ही सुन लो आप। जो आपका आयुष है यानी कि जो आपका आयुर्वेदिक है, उसके लिए कुछ नए नेशनल इंस्टीट्यूट्स की घोषणा की गई है और वर्तमान में भी कुछ प्रोविजन किया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप उसको बजट हाइलाइट्स में एक बार गो थ्रू कर सकते हो, या फिर जब मैं स्लाइड दूंगा तो उसको भी ऐड कर लूंगा, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कितना जल्दी हमने पूरा बजट कवर कर लिया। देखो दोस्तों, वैसे इस बार के बजट में बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जिससे एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। खास करके स्टार्टिंग का जो डेटा था वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आई होप ये क्लास बहुत हेल्प करेगी आपको हर एक एग्जाम के लिए और हर एक एग्जाम के स्टेज के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के लिए भी हम कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। हो सकता है MCQ के रूप में आ जाए, फिर ऐसे क्लास के रूप में आ जाए, मैं ले लूँ या कोई और ले ले, पर आएगा कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ठीक है, यूट्यूब पे। तो बेस्ट ऑफ लक। बजट को स्लाइड्स हैं आपके पास, बजट का आप चाहें तो सेल्फ नोट्स बना लें, ठीक है, इन स्लाइड्स की मदद से, या फिर बजट एट अ ग्लांस है, मतलब बेटर रहेगा आप जो है खुद के नोट्स बना लेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी बुक के अंदर तो अपडेट्स अलग अलग जगह पे आएंगी, ठीक है। एक साथ अगर आपको बजट का आपको चाहिए नोट्स तो आप स्वयं क्लास के माध्यम से और PDF के माध्यम से बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप किसी अगले वीडियो में।